हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर 1 जो कि आपकी एग्जामिनेशंस में आए थे और कैसे क्वेश्चंस रहे। ठीक है, क्या आपने अटेम्प्ट किया, कौन से क्वेश्चन को पकड़ा आपने, ठीक है, और कैसे मार्क्स उठ सकते हैं किस क्वेश्चन से, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये लेट तो है सेशन, में थोड़ा सा बिजी था दूसरी चीज़ों में, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस में मार्क्स आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला बात होगा। क्यों बात होगा एक्सपीरियंस वाला? क्योंकि हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करके ये एक्सपीरियंस ज़रूर गेन कर सकते हैं कि आने वाले एग्जामिनेशंस में हमें किस क्वेश्चन को पकड़ना चाहिए जिसमें मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है इसमें 2 सेक्शंस थे। पहले सेक्शन में 4 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के थे, जो कि आपका सभी को अटेम्प्ट करना था, कंपलसरी थे चारों। तो पहला क्वेश्चन था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताएं। सभी को इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ, ठीक है, लेथर्ड स्ट्रक्चर बताना था, तो थोड़ा बहुत इसमें क्वेश्चन में सब, अब ये कंपलसरी था, इसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता था। ठीक है, अब इकोसिस्टम क्या है, इसके अलग अलग ट्रॉपिक लेवल एनर्जी फ्लो के बारे में बताना था, डायग्राम की मदद से एनर्जी पिरामिड को बनाना था। तो ये थोड़ा इजी था, बहुत टफ नहीं था। जिन्होंने पढ़ा था एनवायरमेंटल साइंस को, ये आपका इकोसिस्टम वाला टॉपिक था। ठीक है, आपने एनवायरमेंटल साइंस के पेपर 1 में साफ साफ लिखा हुआ था इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम का फूड चेन, फूड वेव, एनर्जी फ्लो, सभी चीज़ें उसमें थी। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल जिसे खाद्य आपका पोषण स्तर कहते हैं जिसको, ठीक है, और एनर्जी फ्लो भी आपने पढ़ा है, कैसे आपका प्राथमिक उत्पादकों से प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे कैसे एनर्जी फ्लो होता है। ठीक है, तो वो सब बताना था डायग्राम की मदद से। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा नंबर था कि जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के बारे में बताइए, इसका उद्देश्य, महत्वपूर्ण प्रावधान और भारत में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, 1974 का जो एक्ट था, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। ओके, तो इसके जो भी एक्ट के जो धाराएं थी उनको थोड़ा सा डिस्कस कर देना था। जब उद्देश्य तो आप बताते कि स्वच्छता है, ठीक है, जल को स्वच्छ बनाना वगैरह, प्रावधानों में आपको धाराएं शामिल करनी थी। ठीक है, थोड़ा बहुत जो कि इसके मेन धाराएं हैं, ठीक है, वो शामिल करनी थी। ओजोन परत के बारे में किसको नहीं पता था? पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन लेयर की रक्षा करना क्यों ज़रूरी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग को कैसे प्रभावित करता है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ये सब बताना था इसमें। तो ये कंपलसरी क्वेश्चन था। अब देखते हैं जो और क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस थे, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन बच रहे हैं। 7 क्वेश्चन में आपको 4 का जवाब देना था। ठीक है, सॉरी 7 क्वेश्चन में, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 में 4 का जवाब देना था और इधर ठीक है, तो 5 का टोटल आपको आंसर देना था, है ना। ये क्राइटेरिया था कि 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन को 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया, तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन बनाए गए। एक तो कंपलसरी था, बाकी इधर 7 क्वेश्चन है, 7 में 4 का आंसर देना था। आपने कौन से क्वेश्चंस को पकड़ा? ठीक है, अब देखिए, वायुमंडल को परिभाषित करिए, तापमान के आधार पर इसके विभिन्न परतों का वर्णन कीजिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, उसके बाद औद्योगिकरण की और संक्रमण, जो शिकार, पहले शिकार का कालखंड था, उसके बाद किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जब मानव बढ़ा तो उसने कैसे तापमान को, पृथ्वी के तापमान को प्रभावित किया, गैसों के तापमान को। ठीक है, और इसका फिर बायोस्फीयर पर क्या इफेक्ट पड़ा, देख रहे हैं आप, है ना। इसके उदाहरणों के साथ समझाइए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें डायमेंशंस भी थे, मार्क्स भी उठने के बहुत अच्छे चांसेस थे। इसको आपको टैकल करना था, आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। भारत एक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह कथन भारत के वन और मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पौधों और जीव जंतुओं के अनुरूपावन और स्थानिकता का वर्णन पर चर्चा कीजिए। पहले तो मैं बता दूं कि इसमें जो हिंदी वाला जो ट्रांसलेशन था ना, पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने करवाया, बिल्कुल फालतू ट्रांसलेशन, ऐसा रद्दी ट्रांसलेशन मैंने कहीं नहीं देखा। लिंकअप ख़राब हो गया क्वेश्चन का, इतना ख़राब ट्रांसलेशन, ठीक है, गलत है, अच्छा ट्रांसलेशन करवाना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ठीक था। ठीक है, और इसके जो भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया थी उनको मैप में दर्शाना था, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, लेकिन पहला नंबर अच्छा था ज़्यादा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, भारत में पारंपरिक संसाधनों से अपारंपरिक संसाधनों की ओर ऊर्जा संक्रमण केवल तकनीक नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक, देखिए यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ का फैक्टर शामिल कर दिया गया। ठीक है, आपको केवल इन्वायरमेंटल साइंस, अब इन्वायरमेंटल साइंस तो जाहिर सी बात है ये सामाजिक आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है, इसीलिए देखिए यहाँ पे सामाजिक आर्थिक चीज़ों के, इसके सामाजिक आर्थिक पक्षों को शामिल करके क्वेश्चन पूछा गया कि जब हम ये जो संसाधन है अपारंपरिक संसाधन, पारंपरिक संसाधन से जब अपारंपरिक की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, कन्वेंशनल से जब हम नॉन कन्वेंशनल बढ़ते हैं, यानी
अनवीकरणीय से जब नवीकरणीय में बदलते हैं, यानी कोयला वगैरह को छोड़ के जब हम प्रकाश आपका सोलर इफ़ेक्ट वाला जो एनर्जी इसमें जा रहे हैं, जो कि अक्षय ऊर्जा हैं, जो कि बार बार मिलते हैं, ठीक है। तो जब इसमें हम जाते हैं तो क्या सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी है ये, ठीक है, ये भी लिखना था। इस कथन की जांच करना था और ऊर्जा संक्रमण के पर्यावरणीय, सामाजिक और नीति संबंधी आयामों और इसके सतत विकास और जलवायु लचीलापन प्रभाव पर चर्चा करना था। बहुत ही ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। इसमें डायमेंशंस थे, लेकिन कम समय में सोचना बहुत मुश्किल था इसको भी। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या था कि हाल ही में भारत की, देखिए लेंदी कितना है, ठीक है, हाल ही के वर्षों में भारत की जल स्रोतों की गंभीर जल प्रदूषण से जूझ रहे हैं जल स्रोत, ठीक है। इस विफलता इन कारणों पर चर्चा करें। देखिए कितना ख़राब ट्रांसलेशन है, इस विफलता इन कारणों पर चर्चा करें, क्या है ये ठीक है, यहाँ होना चाहिए था इसकी विफलता के कारणों की चर्चा करें, ठीक है, तथा प्रमुख स्रोतों और अपशिष्ट जल के जलीय पारिस्थितिक तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव का वर्णन दें, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ठीक था, किया जा सकता था। विभिन्न पारिस्थितिक जैव उद्वार प्रौद्योगिकी का वर्णन करें और इस समस्या के विकेंद्रीकृत स्थायी समाधान भी बताना था वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के, ठीक था, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन था भोजन श्रृंखला और भोजन जाल। देखिए फूड चेन फूड वेव से क्वेश्चन था, है ना। इसकी अवधारणा को आपसी संबंध और पारिस्थितिक महत्व को उजागर करते हुए समझाइए। मानव जनित गतिविधियों के कारण पोषण स्तर में होने वाले व्यवधान पर चर्चा करें और पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए संरक्षण रणनीतियों का सुझाव दें ठीक था ये भी क्वेश्चन। उसके बाद देखिए भारत में भूमि क्षरण, लैंड डिग्रेडेशन का क्या कारण है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ओके। तो इसके अब भूमि क्षरण जब होगा तो लोगों के जीवन के पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, देखिए ह्यूमैनिटीज़ का फैक्टर आ गया, सामाजिक आर्थिक कारणों से जोड़ दिया गया सभी पर्यावरण के जो भी खतरनाक चीज़ें हैं उनको, जैसे लैंड डिग्रेडेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको सामाजिक आर्थिक फैक्टर से जोड़ा गया। इसके आयामों को चर्चा करिए और इस समस्या को कम करने के लिए अपनाई गई इंसिटू और एक्सिटू मृदा संरक्षण तकनीकों को समझाइए। तो इंसिटू एक्सिटू मृदा कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज़ को भी यहाँ पर समझाना था। सातवां नंबर क्वेश्चन था प्राकृतिक संसाधन मानव सभ्यता की नींव का निर्माण करते हैं, फिर भी उनका असंयम उपयोग पारिस्थितिक असंतुलन और असमानताओं का कारण बनते हैं। भारत में जल, खनिज और वन्य जीव संसाधनों का स्वरूप और महत्व स्पष्ट करें। यह भी वर्णन करें कि अति प्रयोग ने पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को कैसे जन्म दिया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किया जा सकता था। तो अब देखिए क्वेश्चन तो बेसिकली आपने लिख लिए हैं, लेकिन जो है आप अगर पहला नंबर क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर को क्वेश्चन को करते हैं, एक ह्यूमैनिटी ये आप लैंड डिग्रेडेशन वाला करते हैं और फूड चेन फूड वेब वाला करते हैं, तो बहुत अच्छा मार्क्स आने का चांसेस है। बाकी हर क्वेश्चन में देखिए मिलेगा हाई मार्क्स, ऐसी बात नहीं है। और भी क्वेश्चन जितने हैं सब अच्छे हैं, अगर आपने सभी डायमेंशंस को कवर अप करते हुए किया है तो अच्छे मार्क्स आएंगे। होपफुली आप होपफुल रहें, ठीक है, रिज़ल्ट ज़रूर बनेंगे। और आप फिज़िकल की भी थोड़ी बहुत करें, चूँकि अब रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। होपफुली इस महीने के आखिर में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.